नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्टीव पाटिल। कोरोना वायरस का अब नया वेरिएंट केवल हमें नहीं बल्कि पूरी दुनिया को डरा रहा है। ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। हालांकि फिलहाल कुछ ही देशों में कोरोना के इस नए अवतार ने दस्तक दी है, लेकिन जिस तरह से कोरोना उसके डेल्टा वेरिएंट ने हाहाकार मचाया था, ऐसे में अब नए वेरिएंट को लेकर लोग बह सकते हैं। भारत की बात करें तो ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। यह नया वेरिएंट पहली बार दक्षिण अफ्रीका में मिला। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंता जाहिर कर चुका है। लिहाजा शहर शहर लोग काफी सहमे हुए हैं। लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये नया वेरिएंट देश में दस्तक देता है तो वो इससे कैसे बचेंगे। क्या उन्होंने जो वैक्सीन लगवाई है वो ओमिक्रॉन से उन्हें सुरक्षित रखेगी? ऐसे ही और भी कई बड़े सवाल हैं। वैसे सवाल सिर्फ ओमिक्रॉन को लेकर ही नहीं बल्कि नए खतरे को लेकर केंद्र और राज्यों की सरकार की ओर से की जाने वाली तैयारियों को लेकर भी है। क्या हमारा हेल्थ सिस्टम आज की तारीख में इतना मजबूत है कि वो इस नई आफत से निपट सके? वहीं ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी करने के साथ राज्य सरकारें, खासकर छत्तीसगढ़ और सरकार जो कदम उठा रही है वो कितने कारगर है, आज ही हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को समझने के साथ इससे कैसे बचा जा सकता है, लोग क्या करें और क्या नहीं, ये हम सीधे रायपुर और भोपाल एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर से जानेंगे की कोशिश करेंगे। जनता मांगे जवाब के आज मुद्दे कोरोना अभी जिंदा है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान यानी NICD की ओर से बताया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट नाम का वायरस अगर आपके शरीर में आता है तो इसके कुछ विशेष लक्षण नहीं देखे जा रहे। NICD के मुताबिक डेल्टा की तरह ओमिक्रॉन भी से संक्रमित हुए लोगों में भी किसी तरह के लक्षण नहीं देखे जा रहे। ऐसा माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति में कोई अलग तरह के लक्षण दिखाई नहीं दिए। वायरस की जांच को लेकर WHO ने अपने बयान में कहा है कि मौजूदा वक्त में SARS-CoV-2 PCR इस वेरिएंट को पकड़ने में सक्षम है। वैसे नए वेरिएंट को देखते हुए भारत समेत अन्य देश सतर्क हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जो पूरी दुनिया को डरा रहा है। खैर, इसे लेकर विस्तार से बात करें उसके पहले इस पर छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत समेत फिलहाल दुनिया भर के कई देशों में हड़कंप मचा रखा है। कोरोना के कहर ने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, जिसके बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आ रहा था और ऐसे में एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कोरोना वायरस के लगातार कम होते आंकड़े को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने धीरे धीरे बाजारों के साथ ही लगभग सभी क्षेत्रों को खोल दिया। कैबिनेट की बैठक में 100% उपस्थिति के साथ खुलने के आदेश जारी किए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के फिलहाल 330 सक्रिय मरीज हैं। 15 दिन पहले तक एक्टिव केसों की तादाद 200 के नीचे चली गई थी। धीरे धीरे एक्टिव केस में इजाफा साफ नजर आने लगा है। टेस्टिंग की तुलना में अभी भी पॉजिटिव केस की तुलना काफी कम है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरी लहर और नए वेरिएंट को देखते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि पहली लहर को ही यदि समय रहते रोक दिया गया होता तो देश को इतना नुकसान नहीं होता। यदि पहले ही समय में रोक दिए होते तो इतना नुकसान हमको नहीं होता। तो तीसरी वेरिएंट है, इसमें सबक ले लेना चाहिए पहले और दूसरी गलती के बाद। तो जो भी जिस देश से जो तीसरा वेरिएंट आ रहा है वहाँ आवाजाही रोके जाए, अंतर्राष्ट्रीय जो यात्राएं हैं उसको बराबर नियंत्रित किया जाए, चेक किया जाए जो भी आने जाने वाले। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है मुख्यमंत्री का कोविड-19 को लेकर यह बयान इस बात को प्रदर्शित करता है कि वे कितने गैर जिम्मेदार हैं। लेकिन मालूम है कि राज्य कुछ कर नहीं सकता। पिछले 2 वेरिएंट आने के बाद 2 जो कोविड की लहर आई थी उसमें उन्हें थे ये, इसलिए इनसे अपेक्षा करना ही ठीक नहीं है, कर पाएंगे। लेकिन इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि ये वेरिएंट्स की जो चर्चा हो रही है उसके पहले ही पर हमला करना चालू कर दें, आरोप लगाना चालू करो। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने लोगों को काफी हलाकान किया। कोरोना ने छत्तीसगढ़ में अब तक 13,593 लोगों की जान ली। वहीं अब नए वेरिएंट को लेकर लोगों में आशंका बढ़ गई है।
अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार और स्वास्थ्य विभाग केंद्र के साथ समन्वय कर क्या इस नए वेरिएंट को छत्तीसगढ़ में फैलने से रोक पाती है या केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाकर लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने के मौजूद है कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रभारी डॉक्टर जेपी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका स्वागत है। साथ ही मौजूद है डॉक्टर राकेश कुमार जी हैं। कुमार जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम रायपुर और भोपाल एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर की ओमिक्रॉन को लेकर जो सलाह है उसे आपको सुनाते हैं, उनसे जानते हैं कि वायरस का ये स्वरूप कितना खतरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सरकार जो प्रयास कर रही है वो किस तरह के है, सबसे पहले जानना है। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर कितना खतरा है? देखिए, ऐसा है कि हम जान रहे हैं कि जब से पैंडेमिक शुरू हुआ, ये जो वायरस है अपना स्वरूप बदलता है, अपनी एंटीजेनिसिटी बदलता है और म्यूटेशंस वायरस में हो जाते हैं। एक से दूसरे जब पेशेंट में जब संक्रमण जाता है, फैलता है, उससे वो वीक भी हो सकता है वायरस या स्ट्रॉन्गर भी हो सकता है। और अगर स्ट्रॉन्गर हो जाता है, नए नए वेरिएंट्स आते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जो एक से दूसरे में जल्दी फैलते हैं, तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा रहते हैं। या हो सकते हैं उसके सिम्टम्स अलग तरह के हों, जैसे बीच में कुछ चालू हो गए स्ट्रेन जिसमें फिर डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो रही थी, पेन एब्डोमेन भी था, मतलब पेट में दर्द। तो अलग अलग उस तरह के स्ट्रेन आते रहे हैं। फिलहाल जो लास्ट में जो कॉमन स्ट्रेन जो नजर आ रहा था वो डेल्टा स्ट्रेन था, जो म्यूटेशन के बाद और भारत देश में भी वो पाया गया था। अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और साउथ अफ्रीका से, जहां पे उनको एक नया स्ट्रेन मिला है, ओमिक्रॉन उसको नाम दिए हैं और WHO ने भी इसको नोटिस किया है और उसमें काफी सारे म्यूटेशंस हैं और खास करके स्पाइक प्रोटीन के में म्यूटेशंस हैं। तो सतर्कता जरूरी है और सतर्कता तो शायद हम लोग सभी जानते हैं कि अभी भी उसका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना बहुत आवश्यक है। उसी तरह से अपने दोनों वैक्सीन के डोसेज लेना बहुत जरूरी है। तो खतरा तो हमेशा से ही था, जब तक WHO या हमारी सरकार ये ना कह दे कि अब हम सेफ जोन में आ गए हैं, तब तक तो अपनी प्रोटेक्शन और प्रिकॉशन लेना जरूरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश में प्रॉपर गाइडलाइंस बनते आए हैं और मिनिस्ट्री ने तुरंत अपनी तरफ से मिनिस्ट्री गाइडलाइंस इशू करती है, खास करके जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं, तो प्रॉपर सावधानी रखी जाएगी। मीटिंग्स होती हैं और मेरे ख्याल से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मगर सतर्कता बहुत जरूरी है इस वक्त। तो ये बात तो सही है कि जो वैक्सीन अभी तक अलग अलग तरह के जो दुनिया भर में चल रहे हैं, भारत देश में भी काफी सारे हैं, ये काफी हद तक कारगर पाए गए हैं और अलग अलग जो वेरिएंट्स थे उसके अगेंस्ट भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो आमतौर पे तो ये देखा गया है कि वेरिएंट्स जो थे उसके अगेंस्ट भी कोरोना का वैक्सीन इफेक्टिव था, कारगर था। और अगर उसके बाद भी कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हुई हैं दोनों डोज लेने के बाद भी, तो जो इन्फेक्शन की सिवियरिटी थी, जिसको मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी रेट्स कहते हैं, या जो मृत्यु दर हुई या बीमारी की तरह किस तरह की थी, तो डेफिनेटली माइल्डर वर्जन देखा गया। तो अभी तो जल्दी है, उसके ऊपर स्टडीज जरूर होंगे, सतर्कता जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो एलिजिबल लोग हैं अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। दुनिया के कुछ राष्ट्रों में तो चौथी लहर, पांचवी लहर भी चल रही है, तीसरी भी चल रही है। तो अभी तो खैर उतने केसेस हमारे देश में इस वक्त नहीं आ रहे हैं और जो फेस्टिवल सीजन था उसके जब भीड़ भड़का ज्यादा था, उसके बाद भी केसेस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी थी, कम ही हुई है। मगर अभी सतर्कता जरूरी है और हम जब तक सेफ जोन में नहीं जाते, जिसके लिए शायद 6 महीने भी लग जाए, जब तक WHO घोषित नहीं करता कि पैंडेमिक खत्म हो गया है, हमको अभी भी इसकी प्रिपरेशन पूरी रखनी है, प्रिकॉशन हमेशा रखनी है। कोशिश यही है कि हमको तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े, मगर इस वक्त हमको ये मान के चलना है कि खतरा कभी भी हो सकता है। रायपुर एम्स में हमेशा से ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था, जहाँ RT-PCR टेस्ट होती है, इसके अलावा जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है, अभी तो खैर 100 बेड रखे हैं, लेकिन पीछे जब बहुत जरूरत थी तो 500 से अधिक भी रखे गए थे। तो वो तैयारी अभी भी है, जरूरत पड़ने पर हम बेड्स की संख्या बढ़ाते हैं। ICUs की भी बेड्स की अवेलेबिलिटी है, जरूरत पड़ने पर उसकी भी संख्या बढ़ाते हैं। और रही बात इसे टेस्ट करने की, तो उसकी भी फैसिलिटी हमारे पास है।
और सरकार का सपोर्ट रहेगा तो हम अपने लैब को जो जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसर है वहाँ और सुदृढ़ करके जीनोम सिक्वेंसिंग में सरकार की मदद कर सकते हैं। सरकार ने जैसे जैसे स्थिति बदलती गई गाइडलाइंस को बदला है। WHO की गाइडलाइन, ICMR के गाइडलाइंस, एम्स न्यू दिल्ली ने भी गाइडलाइंस अपने हिसाब से दिए हैं और ये बहुत कारगर गाइडलाइंस रहे हैं जिसके वजह से केसेस की संख्या कम रही है। तो अभी हमको जैसे भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के ऊपर जो एडवाइजरी सरकार इशू करती है, चाहे वो आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में हो, क्वारंटीन के बारे में हो, तो हमको उसको फॉलो करना है। सरकार पूरी तरह से उस पर नजर रखे हुए है, WHO नजर रखे हुए है और अगर ऐसे कुछ बदलते हालात होते तो गाइडलाइंस को उसी हिसाब से बदला। ये थे हमारे डॉक्टर एम नागरकर जी जो आप बता रहे थे। हमें हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी भी जुड़ गए हैं। राकेश कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, फिर पक्ष विपक्ष की बात करेंगे। जिनने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों वैक्सीन है और कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जो भी वैक्सीन है लगवा ली है, उनको ये कितना असर करेगा? जैसा कि इसके पहले जो था वो वैक्सीन थी नहीं, बहुत लोगों ने नहीं लगवाई थी, तो बहुत ज्यादा असर कर दिया था डेल्टा प्लस ने। ये ओमिक्रॉन कितना असर करेगा अगर वैक्सीन लगवाई थी? ओमिक्रॉन एक म्यूटेटेड वेरिएंट है कोविड का, तो वैक्सीन नो डाउट इफेक्टिव तो है और ये मोर्टिलिटी नहीं तो कम से कम मॉर्बिडिटी तो कम करती है ये। जी, मतलब आप मोर्टिलिटी कम कर देगी ये, आपकी रिस्क कम कर देगी, बीमार पड़ेंगे पर वो सीवियरिटी कम होगी आपकी। जो आपने तो ब्लैक फंगस के बहुत सारे ऑपरेशन भी किए हैं, इसमें भी कोई ऐसा ब्लैक फंगस जैसा इसमें कुछ आएगा ओमिक्रॉन में? एस्परजिलस लेंटिकस वेरिएंट आ गया है जी फंगस का, तो नो डाउट अगर पेशेंट की इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होगी या डिटेरियोरेट होगी तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने की संभावना तो बनी रहती है। कोरोना पेशेंटों की संख्या तो बढ़ी थी पहले की अपेक्षा, मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कितनी तैयारी है सरकार की? देखिए, सरकार की तीसरी लहर के परिप्रेक्ष्य में जो भी गाइडलाइन है उस संदर्भ में तैयारी तो है जी, लेकिन दिक्कत ये होती है कि आज कितने केस आएंगे और कल कितने केस रहेंगे इस पर अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। तो तैयारियां जितनी भी रहेंगी जी, केसेस का जो अनुमानित अनुपात रहता है उसी के हिसाब से रहती हैं। शुरुआती 3-4 दिन जो दिक्कतें रही, जैसे जैसे दिक्कतें आती गई बहुत तत्परता त्वरित गति से उसका हल किया गया और छत्तीसगढ़ में जो मृत्यु दर थी जी, वो देश के अनुपात में कम रही। हमारे साथ पूर्व प्रभारी बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के शर्मा जी, देखते हैं विपक्ष कितना संतुष्ट है सरकार की तैयारियों से। शर्मा जी, आप खुद भी डॉक्टर हैं, विपक्ष कितना संतुष्ट है जो सरकार की तैयारियां हैं? तो तैयारी वाली बात है, मैं क्योंकि अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे नागरकर जी कि म्यूटेशन बार बार जो है वायरस बदल रहा है और उससे जो मरीज के जो लक्षण है, जैसे पिछली बार हमने जो है देखा था कि ऑक्सीजन की कमी खास करके चेस्ट को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जो है वो उस म्यूटेशन में जो है ज्यादा इफेक्ट डाल रहा था। आगे आने वाले दिनों में क्या पता कि क्या उसमें सिम्टम्स आते हैं और नहीं आते हैं, तो उसकी तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपको देखे होंगे, आप जब पहले चला रहे थे तो मुख्यमंत्री जी जो है केंद्र सरकार पर भी जो है इसके वो लगा रहे थे कि तैयारी जो है वहाँ नहीं हो रही है। अरे भाई, हमने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है एक बड़ी बैठक लेकर के सभी छत्तीसगढ़ से लेके सभी प्रदेशों को अलर्ट भी किया हुआ है और अलर्ट करने के बाद राज्यों की जिम्मेदारी है कि उसके लिए हम कितनी तैयारी करें। तो इन सभी चीजों को हमको ध्यान में देते हुए निश्चित रूप से जो है इसको लॉ एंड ऑर्डर की तरह जो है सरकार जो है पूरे अधिकारियों को आदेश दे और उस पर जो है अलर्टनेस दिखना चाहिए, पब्लिक को भी लगना चाहिए, डर न फैले। हालांकि इसमें एक राहत की बहुत अच्छी बात है कि इसके सिम्टम, जैसे अफ्रीका में जो है ओमिक्रॉन आया है तो इसके सिम्टम जो है ज्यादा घातक नहीं है, किंतु म्यूटेशन होने के कारण संक्रमण तेज है इसके, तो ये राहत देने वाली बात है। लेकिन फिर भी हमें लापरवाही तो करनी भी नहीं चाहिए इसके। शर्मा जी, आप संतुष्ट हैं अभी जो सरकार तैयारी कर रही है? मैंने पहले ही कहा त्रिपाठी जी की मैं इस पे जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये महामारी है, इस पे राजनीतिक बातें संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा
कि सरकार को पूरी चीजों के तरफ ध्यान दे करके अलर्ट रहना चाहिए, ये जनता को दिखना चाहिए। किसी राजनीतिक पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को या मेरे को दिखना नहीं चाहिए, जनता को दिखना चाहिए कि सरकार अलर्ट है। और पिछली बार जैसे आपाधापी मच गया था, ऐसे जनता में डर और आपाधापी ना मचे, बस यही उम्मीद करता हूं मैं। वैक्सीन जो लगाई गई है, आपने प्रतिशत बताया 47% डबल डोज, 80% के करीब सिंगल डोज लग चुका है, इससे आप संतुष्ट हैं? और ज्यादा होना चाहिए था कि संतुष्ट हैं? बाकी राज्यों की तुलना में ठीक है? बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो सरकार जो है स्वयं जो है इस पे राजनीति चालू करी। केंद्र सरकार ने जब वैक्सीन दिया तो पहले जो है ये बीजेपी की वैक्सीन है और वैक्सीन पे अभी जो है कोई रिपोर्टिंग नहीं आया है, तो लगाने में ही हमने लेट किया। सबसे पहली बात तो ये है, तो इसलिए जो है ज्यादा से ज्यादा घर घर जा करके, सरकार की इतनी जिम्मेदारी है घर घर जा करके। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यदि आम जनता से भी कहना चाहूंगा कि यदि हम नहीं लगा रहे हैं दोनों डोज को, तो ये सामाजिक अपराध है। हम जो है किसी भी वायरस को फैलाने में सहायक है, दूसरे को बीमार कर रहे हैं। अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी लगा नहीं है, तो उसकी चिंता हमें जरूर करना चाहिए और हमको डबल डोज जरूर लगा करके रखना चाहिए। ये जनता की भी जिम्मेदारी होती है और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक एक गांव में 2 हेल्थ वॉलेंटियर का गठन करने के प्रोसेस में हमने 80% जो है एक एक गांव में हेल्थ वॉलेंटियर गठन कर चुके हैं। उसमें जो है एक पुरुष और एक महिला, ऐसे हमारे कार्यकर्ता हेल्थ वॉलेंटियर है, वो घर घर जा करके लोगों को डबल डोज लगाने के लिए, सिंगल जो नहीं लगाए हैं उनको भी और जो सिंगल लगा लिए हैं उनको भी डबल डोज लगवाने के लिए प्रेरित करेंगे और उनको घर से लेकर के टीकाकरण स्थान तक लेकर के जाएंगे। और कोरोना के बारे में ये हमारी तैयारी है, ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से। जी गुप्ता जी, आप खुद भी डॉक्टर हैं, इसमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे तो कैसे लोगों को समझ में आएगा? दूसरा, जैसे शर्मा जी ने कहा कि जो प्रतिशत है डबल डोज की वैक्सीन की वो कम है एक तरह से, क्या कारण रहा? लोग जागरूक नहीं हो पाए या हमारे प्रयास कहीं ढंग से सफल नहीं हुए या वैक्सीन की कमी रही, क्या रहा? त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण सामने आए हैं, उसमें अत्यधिक थकान, मांसपेशियों में खिंचाव और बहुत ज्यादा अच्छा न लगने वाले जो सिम्टम हैं, वो अभी ओमिक्रॉन के सिम्टम बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। तो इस बारे में हमें सावधान रहने की जरूरत है कि इस प्रकार के लक्षण ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण हो सकते हैं। और जिन लोगों ने दोनों वैक्सीन के डोज लगा चुके हैं उनमें इस संक्रमण की तीव्रता कम होगी। यदि किसी का असावधानीवश सामाजिक संक्रमण की गाइडलाइन न पालन करने के कारण दोनों डोज लगा चुके मरीजों में संक्रमण होता है तो उनको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामान्य दवाओं से ठीक हो जाएंगे। जहां तक वैक्सीनेशन की गति की बात है, जब दूसरे डोज का समय आया तो पूरे भारत में और छत्तीसगढ़ में खासकर वैक्सीन की कमी देखी गई, लोग लौटने लगे वैक्सीनेशन सेंटर में। तो एक बात जरूर हुई कि संक्रमण दर कम हुई और वैक्सीनेशन की उपलब्धता न होने के कारण लोगों में अति निश्चितता की स्थिति आई। त्योहार का समय आ गया, इसलिए लोग दूसरी वैक्सीन लगाने के लिए समय निकल गया, इसलिए लापरवाह भी हो गए। मुझे लगता है कि अब वैक्सीनेशन की उपलब्धता न लगने के कारण भी बहुत ज्यादा है, पीछे बैकलॉग बहुत ज्यादा है। तो वैक्सीनेशन के लिए फिर से सामाजिक जुटाव की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, वो फिर से मोटिवेट करें लोगों को और ये बताएं कि जिनको वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगाने में देरी हो गई है फिर भी वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। इससे एंटीबॉडी निर्माण में मदद मिलेगी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और दोनों वैक्सीनेशन डोज लगाने के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का इन्फेक्शन नहीं के बराबर होने की संभावना है। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने घर घर और मोहल्ले मोहल्ले अभियान शुरू किया है। सभी पार्षदों और सरपंचों की जिम्मेदारी है कि वह उपलब्ध वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कराएं और जो वैक्सीनेशन के लिए
स्पेशल सिरिंज आती है उसकी कमी भी अब केंद्र सरकार ने दूर कर दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी थी। अब लगता है कि त्योहार के बाद जो अभियान को गति आनी चाहिए थी वो अपेक्षित सफलता को प्राप्त करेगी जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से, ऐसे हमें उम्मीद है। शर्मा जी कह रहे हैं कि बीजेपी संगठन की ओर से हर ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे एक उनने वॉलंटियर नियुक्त किया है, एक महिला एक पुरुष, उनकी भी मदद लेंगे। देखिए, वॉलंटियर केवल कागजों में है, मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर इस प्रकार की बात है। पूरे छत्तीसगढ़ में सरपंच, पार्षद और उनकी भूमिका जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो सकारात्मक है, और जो कांग्रेस के हों या बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं उनकी जिम्मेदारी वो निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनकी नैतिक जिम्मेदारी की इस अभियान की देखरेख करें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अपने लोगों को लगवाएं। इसके लिए वॉलंटियर नियुक्त करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने ही जनप्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं, इसलिए एक वॉलंटियर का जुमला किया गया है। इसकी जरूरत नहीं थी शर्मा जी। आप लोगों ने जो ये किया है, अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। जी जी शर्मा जी, जी शर्मा जी आप बोले। जी जी जी, इनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, सब इनके पास नेता है। ये यदि थोड़ा बहुत भी भारतीय जनता पार्टी को जानते तो शायद इनको नहीं पता कि हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो है कैडर बेस पार्टी है और हम जो है जमीनी कार्यकर्ता, हमारे नीचे तक के एक एक मंडल, एक एक बूथ स्तर तक के हमारे कार्यकर्ता हैं, और वो कार्यकर्ता हमेशा समाज के कार्य के लिए काम करते हैं। हम लोग कांग्रेस जैसे नेतागिरी नहीं करते। और ये बोलना कि अपने जनप्रतिनिधियों पे विश्वास नहीं है, अरे भाई आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोगों के कार्यकर्ता है ही नहीं तो वहां आप लोग कहां वॉलंटियर खड़ा कर पाएंगे? वो आपकी कमी है, तो उसको हमारे कार्य पे उंगली उठा करके अपनी कमी को छिपाने की कोशिश मत करिए डॉक्टर साहब। शर्मा जी, हम तो हम करेंगे और हम नीचे तक जाएंगे। और ये भी शर्मा जी, बिना कार्यकर्ता के उन्होंने 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना ली। कभी कभी हो जाता है, इतनी पुरानी पार्टी है, 70 साल राज करी है, तो कभी कभी आम जनता भी जो है धोखा खा जाती है। लेकिन बहुत जल्दी जो है 15 साल मौका दी थी, 3 साल उनके भी हो गए और 2 साल बचे हुए हैं, अगले चुनाव में दिख जाएगा। तो इसलिए आज जो है हम कोरोना पे बात करेंगे, इस ओर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 68 सीट कैसे आई और क्यों आई। तो ठीक है, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधि, हमारे भी जनप्रतिनिधि बने, उनके भी जनप्रतिनिधि भी, हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार करते हैं। हमारा विधायक जो भी है, हमारे सांसद जो भी हैं, हमने हमारे जो है 9 सांसद के साथ भी हैं हम। सिर्फ ठीक है 68 सीटों के 68 सीट तो दे दी जनता ने 6 महीने बाद। दूसरी बात भी बता दी कि हमने भाजपा पे अविश्वास नहीं किया है, लेकिन ठीक है आप लोगों को एक मौका दिया है। जी चलिए डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, एक सवाल है यहाँ पे। एक तरह से कह सकते हैं कि ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है यहाँ पे, या देने वाला है, लेकिन इसी बीच में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के कुछ जगहों पे चुनाव घोषित हो गए हैं। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का पालन कैसे होगा? त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव है जी, छत्तीसगढ़ में भी है। अब चुनाव आयोग और सरकारी मशीनरी का काम है कि जो घोषित सामाजिक संक्रमण गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराए, और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग का सहयोग करें। आपने देखा कि बहुत पीक पर कोविड संक्रमण था द्वितीय लहर में चुनाव हुए कुछ राज्यों में। तो चुनाव जो है ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है, इसे रोका नहीं जा सकता है, ये तय समय पर होंगे। लेकिन हमारी और जनता की और जनप्रतिनिधियों की दोहरी जिम्मेदारी है कि इस बात का ख्याल रखें कि वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़े, साथ ही साथ जिनको वैक्सीनेशन लग गया है वो सामाजिक संक्रमण का गाइडलाइन का पालन करें, और जो इतर प्रकार के लक्षण है उसके बारे में जनता को सावधानी बरतने के लिए कहें, ताकि टेस्टिंग गति पकड़ सके और वैक्सीनेशन की रफ्तार पकड़ सके, और साथ ही प्रजातांत्रिक प्रणाली में जो हमारी आवश्यकताएं हैं जनप्रतिनिधि चुनने की, वो भी साथ ही साथ चलते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है चलते चलते, हालांकि मैं सब अलग अलग राकेश कुमारी जी से भी जानना चाहेंगे। ये इसमें जो वैक्सीन
जो लगाए हैं, जिनको कहीं कोविशील्ड लगी है, कहीं कोवैक्सीन लगी है, कहीं स्पुतनिक लगी है, तो इसका रेशियो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो उसी तरह है कि जैसे किसी का 82% था, किसी का 92% था, किसी का 74% था, या इसमें भी कुछ देखने को मिल रहा है कि नहीं कोविशील्ड बेहतर है कि कोवैक्सीन बेहतर है कि स्पुतनिक बेहतर है? देखिए, क्योंकि सभी वैक्सीन, प्रश्न मुझसे है त्रिपाठी जी? जी जी, आपसे। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वैक्सीन आई वो इमरजेंसी यूज के लिए, इसके लिए टेस्टिंग का बहुत बड़ा सैंपल इकट्ठा नहीं हो पाया था। अब जो वैक्सीन के रिजल्ट आए हैं वो ये बताते हैं कि 80% से 90% के बीच में इससे प्रोटेक्शन मिलता है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक या दूसरी वैक्सीन जो लगी है उसमें प्रतिरोधक क्षमता पर्याप्त से ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको दोनों वैक्सीन समय पर लगानी है। एंटीबॉडी का निर्माण सभी मरीजों में अलग अलग उनके शारीरिक क्षमता, जीन्स की प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से होता है। लेकिन फिर भी हमें यह जानना जरूरी है कि जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो वो लगाने के लिए अपने परिजन और सामाजिक दायरों में परिवार को मोटिवेट करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि आने वाले दिनों में सभी लोग कम या ज्यादा इसकी प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, डॉक्टर जेपी शर्मा जी, आपको हमारे साथ अपना अमूल्य समय दिया, आप बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो WHO ने ओमिक्रॉन को चिंताजनक वेरिएंट करार दिया है। संगठन ने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा अधिक संक्रमक है या नहीं। WHO के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़ी है, लेकिन यह समझने के लिए महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन चल रहे हैं कि क्या यह ओमिक्रॉन के कारण है या वजह कोई और है। संगठन ने कहा है कि प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के मामले बढ़ रहे हैं। खैर, ओमिक्रॉन पर जैसे जैसे और रिसर्च होगी तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, लेकिन फिलहाल जरूरी यह है कि नई आफत के आने से पहले हम और आप कितना सावधान हो जाएं और लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतें। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण, हर दल ने लिया है जीत का प्रण। क्या अब की बार बीजेपी सत्ता में रहेगी बरकरार, या फिर सपा, बसपा, प्रसपा के साथ कांग्रेस या आप में से कोई एक करेगा कमाल? उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान पर स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश, कुर्सीनामा, रोजाना दोपहर 2:30 बजे। तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर चिंता बढ़ गई है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की लगातार बैठकों के बीच लोगों को कई तरह की आशंका हो गई है। इसका सीधा असर बाजार, मॉल, सिनेमा, शादी हॉल से लेकर ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ रहा है। व्यापारी इस बात से चिंतित है कि कुछ दिन पहले ही सब कुछ खोलने के निर्देश दिए गए थे, स्थितियां भी सामान्य होने लगी थी, लेकिन अचानक सब कुछ बंद कर देंगे तो क्या होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में 27 दिन बाद कोरोना मरीजों की संख्या 45 के पार पहुंच गई है। रविवार को राजधानी भोपाल में फिर 6 पॉजिटिव केस मिले। 39 मरीज होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं। पिछले 27 दिन में कोरोना मरीजों का अभी तक सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 1 नवंबर को कोरोना के 45 एक्टिव मरीज मिले थे। बीते एक हफ्ते में नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं ठीक होने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत धीमी है। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना और इसके नए वेरिएंट को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। देश अभी कोरोना की तबाही के बाद ठीक से उभर भी नहीं पाया था कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश सहित दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और उत्तराखंड समेत विभिन्न प्रदेशों की सरकारों ने इस बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री ने इसके लिए रविवार को आवश्यक बैठक की। अन्य अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोरोना मामलों पर और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से मध्य प्रदेश आए हैं उनको चेक करना और यदि कोई संदिग्ध दिखता है तो उसको आइसोलेशन में रखने की जरूरत है, तो वैसा करें। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपलों की संख्या भी बढ़ाएं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। कोरोना को लेकर एक्शन में सरकार है। पूरी व्यवस्थाओं को भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के, चाहे बेड की व्यवस्था की बात करें, ऑक्सीजन प्लांट की भी हम बात करें और टेस्ट की बात करें और वैक्सीनेशन की बात करें, सब कर रहे हैं। कलेक्टर्स, एसपी के साथ कोरोना के संबंध में बीसी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से 1 दिसंबर को चर्चा। तीसरी लहर आए तो उससे पूरी क्षमता से लड़ने की तैयारी। समाज से सहयोग करने की अपील। कोरोना का नया वेरिएंट भले ही अभी देश में नहीं आया है, लेकिन विदेशों में ये वेरिएंट की दस्तक ने सरकारों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस वेरिएंट से बचाव के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं संयोजक व्यापारी प्रकोष्ठ भाजपा विकास मुंद्रा जी। विकास जी आपका बहुत बहुत साथ है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज जी हैं, आपका भी साथ है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी। राकेश जी, जैसा कि हमने डॉक्टर गुप्ता जी से सवाल किया था कि जो वैक्सीन है इसमें कौन सी ज्यादा इफेक्टेड है, पहले सबके प्रतिशत बताए जाते थे, कौन कितना है, स्पुतनिक कितना है, कोविशील्ड कितने है, कोवैक्सीन कितनी है, ये कुछ ऐसी जानकारी आपके पास है क्या कि कौन ज्यादा इफेक्टेड है, कौन कम है? अभी प्रीवियसली जो हमने स्टडीज की थी वो 2 तरह की वैक्सीन हमारे पास थी। एक थी स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट में, एक थी आरएनए के अगेंस्ट में। अभी जो नया वेरिएंट आया है इसमें म्यूटेशन है, कम से कम 50 म्यूटेशन है। तो नया स्पाइक प्रोटीन म्यूटेटेड जो है इसके अगेंस्ट में स्टडीज अभी नहीं है हमारे पास। स्टिल वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि कुछ समय बाद हमारे पास है। लेकिन हाँ, अगर स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है तो भी स्पाइक प्रोटीन रिलेटेड कुछ इम्यूनिटी तो दोनों ही वैक्सीन दे रही है हमें। आरएनए भी अगर म्यूटेटेड भी है तो भी थोड़ा इम्यूनिटी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं है, बट हाँ वैक्सीन हमें समहाउ इम्यून तो कर रही हैं। इम्यून मींस मॉर्टेलिटी कम कर रही है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली कौन सी वैक्सीन की कितनी इफेक्टिविटी है अगेंस्ट जो नया आया है, तो अभी तो ऐसी कोई स्टडीज आई नहीं है इस म्यूटेटेड वायरस के अगेंस्ट में। जी अच्छा, ये कितने दिन तक इफेक्टेड, ये भी क्या आ गया? जैसे पहले कहा था कि 8 महीने तक, फिर 10 महीने तक, साल भर, 6 महीने, ये कितने दिन तक ये प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ाती रहेगी? और रहा सवाल दूसरा, जो टाइम लाइन बताया गया था, जैसे शुरू में कोविशील्ड के लिए कहा गया था कि 42 दिन में लगवा लेना है, बाद में उसको 88 दिन कर दिया गया। कोवैक्सीन के लिए तो जिन लोगों ने 42 दिन में ही लगवा लिया, क्या उनके लिए कम इफेक्टेड है? 88 दिन वालों के लिए ज्यादा इफेक्टेड है? कोरोना में जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई स्टडीज आ रही हैं, तो नए रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कई स्टडीज कहती हैं कि ये जो वैक्सीन लगाई गई हैं इनकी इम्यूनिटी 9 महीने से ज्यादा नहीं है। कुछ कहती हैं कि 10 महीने है, और कुछ कहते हैं कि भाई अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उनके बीच का स्पैन बढ़ा दो। जी, तो ये सारी स्टडीज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हमें पता चलेगा। अभी फिलहाल तो ये है कि अभी जो नया वेरिएंट आया है इसके अगेंस्ट में हमारे पास कोई स्टडी नहीं है, हमें करनी है, विद टाइम पता चलेगा। जी, इसके लक्षण किस तरह के होंगे, कुछ आई है क्या? ये जो नया वेरिएंट है, जैसा कि हम सब जानते हैं, म्यूटेशन हो रहा है स्पाइक प्रोटीन में। तो पहले जो स्पाइक प्रोटीन थे उससे और इसमें अंतर आया है कि इसके सिम्टम्स माइल्ड हैं। गले में खराश हल्की सी और बॉडी एक, थकावट रहना, ऐसा लगना कि सुस्त हो रहा है, हाथ पैर में दर्द रहना, जकड़ रहना। अब यहाँ पर 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि पेशेंट को कम सिम्टम्स हैं तो पेशेंट का इग्नोरेंस भी बढ़ जाएगा। पेशेंट हॉस्पिटल की तरफ टर्न नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की तरफ दिखाने नहीं जाएंगे। ये रिस्की है इस पॉइंट पर कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो उनको सीवियर सिम्टम्स का वेट नहीं करना है, उनको चिकित्सक को दिखाना है। यहाँ पर ये एक छोटा सा नेगेटिविटी है। अदरवाइज ये जो नया वेरिएंट आया है इसकी सीवियरिटी कम है, सिम्टम्स भी कम है, मोर्टेलिटी भी कम है, ऑल्दो मॉर्बिडिटी ज्यादा है। मतलब बीमार तो पड़ेंगे ज्यादा पर मौतें कम होंगी।
जी, एक और सवाल है, फिर मैं पक्ष विपक्ष की बात करूंगा। एक सवाल ये है कि जैसे पिछली बार जो एक किट बना दी गई थी मेडिसिन की कि कौन कब 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 खाना है, फेवी फ्लू से लेके बहुत सारी और दवाई थी, इसमें भी क्या वही मेडिसिन इफेक्टेड होंगी, रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर के बाकी चीजें? अभी इस पे स्पष्ट कोई रिसर्चेस तो नहीं है कि वो कितनी इफेक्टिव होंगी। आई डोंट थिंक, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी रिसर्च तो ही पता चलेगा। अभी तो हम यही मान के चल रहे हैं कि एक ब्रॉड इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिल रही है, उस ब्रॉड इम्यूनिटी या ब्रॉड कवरेज के अंदर में हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, अदरवाइज इससे ज्यादा तो अभी कुछ नहीं है। सर, विकास जी कितनी तैयार है सरकार? देखिए, दूसरी बार बोले थे बहुत तैयार है, लेकिन जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, सभी लोग, आप लोग भी, सब लोग उससे चिंतित थे, बड़ा मुश्किल लगा, मौतों का आंकड़ा थमा, फिर ये हुआ कि अब चला गया कोरोना, लेकिन उम्मीद थी कि चला ही जाएगा, लेकिन फिर से वो दस्तक दे रहा है ओमिक्रॉन के रूप में। कितनी तैयार है सरकार? इस बार तो ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी तो नहीं पड़ेगी? देखिए, रेमडेसिविर की क्या स्थिति हमने पहले समझी थी, जो मतलब मेडिकल फील्ड वालों ने समझाई थी, बाद में क्या उसका पालन हुआ और क्या उसका अंतोतः हुआ, ये सब अलग चीजें हैं, तकनीकी बातें हैं। मेडिकल साइंस जैसा गाइड करेगा, सरकार उस ढंग से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अग्रसर होगी। ये मैं कह सकता हूं कि जो भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स बने हैं, वो WHO ने बनाए हों, हमारी नेशनल एजेंसीज ने बनाए हों, उनको सरकार तत्परता से फॉलो करने के लिए तब भी तत्पर रही है और अब भी तत्पर रहेगी। और सरकार की, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ना अभी, कि जितना नॉलेज है उस मुताबिक हम पूरी तैयारी के साथ मौजूद हैं। सतर्कता, सावधानी बरतने का सरकार काम कर रही है और लोगों से भी सामाजिक स्तर पे निवेदन करती है कि इस सतर्कता, सावधानी का हम पालन करें, तभी हम इस कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। अब देखा होगा, जैसा आपने पिछली बार तो बहुत ज्यादा तैयारी नहीं दिख पाई थी, ये बात अलग है कि पूरे देश में एक जैसे ना, देखिए ऐसा है, जो आपने ऑक्सीजन की बात की, ऑक्सीजन का उत्पादन हमारे लिए कभी भी बहुत संकटपूर्ण स्थिति का नहीं रहा, लेकिन हाँ उसका लॉजिस्टिक, मतलब कहीं पे उत्पादन की जगह पे तो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन जहां उसका कंजम्पशन होना था अस्पतालों में, एक 10-15 दिनों में जो उसकी हाई रिक्वायरमेंट बनी थी, वो पहुंचाने में हमें उस वक्त दिक्कत हुई थी, लेकिन उसको भी हमने 10-15 दिन में पार करा था। अब इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अस्पताल के स्तर पे पड़ेगी कि हर ऑक्सीजन बेड 24 घंटे चलाना पड़ेगा, ये ना मेडिकल एक्सपर्ट्स का कोई इसमें अंदेशा था, ना आशंका थी। तो सरकार उस मामले में तो देखिए जो कर सकती थी उस वक्त सब हमने किया है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले मर्तबा जो इलाज के दस्तूर हमने अपनाए हैं, यकीनन उनकी तो हमारी अपनी तैयारी है ही है। आपने देखा होगा परसों विकास जी एक मिनट रोकेंगे, हमारे साथ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी जुड़ गए हैं, वो पूर्वाभास तो उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सप्ताह के संग्राम में। धन्यवाद। आगे जवाब में माफ करिएगा। प्रभुराम जी, कितनी तैयार है सरकार? जिस तरह से कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन तीसरा वेरिएंट दस्तक देने वाला है या दे चुका है, सरकार की क्या तैयारी है? नहीं, सरकार की पूरी तैयारी है। सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं, चाहे हम ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, चाहे आईसीयू में बेड हम बढ़ाने की बात करें, ऑक्सीजन की लाइनें बिछाने की बात करें। दूसरा, हम लोग जो वैक्सीनेशन पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं कि जो लोग बच गए हैं, सेकेंड डोज नहीं लग पाया, उनका सेकेंड डोज भी लग जाए। टेस्टिंग भी हम लोग लगातार करा रहे हैं, दवाइयों की पूरी व्यवस्था है। और अभी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अभी तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी पूरा सावधानियां हम सबको बरतना है। और लगातार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ही मीटिंग ली थी और उसमें सभी जो हमारे स्कूल थे, स्कूलों को भी जो 100% की बजाय अब 50% कैपेसिटी पे खुलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और बच्चे के जो अभिभावक हैं उनकी सहमति से ही वो स्कूल जाएंगे। फिर भी हमें सावधानी पूरी बरतना है, मास्क लगा कर रखना है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। जी, ये दवाइयों का स्टॉक वगैरह क्या पहले से कर रहे हैं? बेड और एक्स्ट्रा हो जाए, इसकी भी क्या व्यवस्था? नहीं, दवाइयों की व्यवस्था जैसा रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी व्यवस्था हमारे पास अभी है। कोई
कोई दिक्कत नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब, आपने स्वराज एक्सप्रेस को जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास जी, अपनी बात पूरी करें, फिर आप बातचीत से बात करते हैं। मेडिकल प्रोटोकॉल जैसा एडवाइस किया जा रहा है, सरकार उस ढंग से तैयार है। इसके अलावा भी प्रभुराम चौधरी जी ने स्कूली शिक्षा के बारे में बताया, शादियों के मामले में, सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में सरकार फिर सतर्क हो गई है। जैसे रोका टोकी अभियान फिर चालू कर रहे हैं ताकि लोग मास्क लगाएं, बड़ी गैदरिंग्स ना हो सके, इसका भी सरकार ध्यान रखने वाली है। और कल 1 दिसंबर को सीएम साहब खुद क्राइसिस मैनेजमेंट जो जिला स्तर की कमेटियां हैं उसके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं ताकि हर जिले की अलग अलग कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उसका निदान होगा उसकी हम संरचना बना सके, कहीं पब्लिक को परेशानी भी ना हो। देखिए ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे पहले भी कम परेशानी रही है तो उसका इंतजाम वहां पे उस ढंग से किया जाएगा, लेकिन फोकस है कि कहीं भी कोई परेशानी ना हो। उपलब्ध संसाधनों में की कमी नहीं है, जितना ज्ञान प्राप्त है साहब, जितना मेडिकल ज्ञान प्राप्त है उतना सब इंतजाम सरकार कर रही है। अब्बास जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सरकार अपनी गलतियों से कितना सीख रही है, जनता देख रही है। पहली लहर आई, किसी को कोई तैयारी नहीं थी पर तजुर्बा देकर गई। दूसरी लहर के आने तक तैयारियां पर्याप्त नहीं की गई। बेगौरी, लापरवाही, चुनाव प्राथमिकता, राजनीति प्राथमिकता, वो सारी चीजें सरकार में होने वाली सरकार जो पार्टी है उसकी थी। उसके बाद दूसरी लहर में तबाही तबाही हर तरफ हो गई। सरकार की प्राथमिकता तबाही को रोकना नहीं बल्कि आंकड़ों को छिपाना बन गया। जब जख्म को छिपा लिया जाएगा तो नासूर बनता है, ना कि उसका इलाज हो पाता है। ठीक है साहब, दूसरी लहर भी चले गई। दूसरी लहर के समय हमने बहुत सी घोषणाएं सुनी थी त्रिपाठी जी, आपने भी दिखाई थी, आपने भी सुनी थी, दर्शकों ने भी सुनी थी। बीना रिफाइनरी के पास जो 1000 बेड का अस्पताल बनना था वो सारी चीजें थी। अभी 2 महीने पहले मैं देख रहा था, उसका एस्टिमेट दिया जा रहा था, उसका बजट निकाला जा रहा था। तो वो कब बनेगा मुझे नहीं पता, बन गया हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से बहुत सी घोषणाएं थी। दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के जो फोरकास्टिंग थी उसके बावजूद भी तैयारियां नहीं दिखी। तैयारियां न जाने क्यों नहीं दिखी, प्राथमिकता क्या बन गई। तैयारी आने वाली लहर से लड़ने के लिए पर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त अस्पताल, जगह जगह पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर एक अरेंजमेंट ऐसा करना। आज कितने ग्रामीण अंचल के लोग देख रहे हैं, वो जानते हैं कि उनके गांव देहात के अंदर अगर कोई परेशानी आती है तो उनको पास के बड़े शहर की तरफ भागना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखने के बाद तीसरी लहर का पहले से फोरकास्टिंग होने के बावजूद भी तैयारियां करने का इतना लंबा मौका मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बीना रिफाइनरी वाले अस्पताल के बारे में मैं 1 महीने पहले पढ़ रहा था कि 6 महीने के अंदर बनके तैयार होगा। अब वो कितनी जल्दी होगा, क्या होगा, ऐसे बहुत सी जगह जगह पे हैं। अगर बन गया तो बता देंगे माननीय प्रवक्ता महोदय बीजेपी के, लेकिन तैयारियों में जो कमी है वो जानलेवा होगी आने वाले समय में। सरकार अभी भी मध्य प्रदेश की हो या भारत सरकार हो, बहुत सारी चीजें इंतजार की जा रही हैं। इंतजार जब किया जाता है तो वो बर्बादी की तरफ लेके जाया जाता है। एक रोड मैप दीजिए, एक ब्लूप्रिंट लेकर आइए जिससे कि आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट जो आप खोल चुके हैं और खोल रहे हैं उनको रोकना पड़े तो उसके हिसाब से काम कीजिए ताकि आने वाले समय में आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए। 2 बार ऐसी बेव आई हैं और 2 बार हमने हमारे परिजनों को, अपनों को, सब घर के लोगों को खोया है लोगों ने। तो तीसरी बार भी अगर ये होता है तो ये बहुत दुखद होगा। जी विकास जी, देखिए अस्पतालों की जहां तक बात है, बेडों की संख्या में वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन प्लांट 201 स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बीना रिफाइनरी के पास की बात की, वहां भी इंतजाम हो गए, वहां तो तभी हाँ बिल्कुल बन गया। अरे साहब तभी हो जाता, लेकिन वहां पे आप बताइए ना कोई इनपेशेंट 13 अक्टूबर 2021 को ये मध्य प्रदेश शासन का लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग निकालता है कि साहब ये हमारा पूरा का पूरा बजट है 4 करोड़ 21 लाख रुपए का, जिसकी लागत से पहुंच मार्ग बनेगा। उसके अलावा 1 करोड़ 20 लाख से पीडब्ल्यूडी काम करेगा, 24 लाख रुपए से पीडब्ल्यूडी फेंसिंग का काम करेगा। ये सारी की सारी चीजें अगर ये अभी 2 महीने पहले बताई गई हैं तो फिर कब करेगा? आप कह रहा हो बन के तैयार हो गए। मैं आपको बता, ये लीपापोती ही भारी पड़ती है। सुन लीजिए, कोई लीपापोती नहीं। कांग्रेस भवन में आने जाने की रोड, कांग्रेस की बिल्डिंग चालू हो गई थी, उसके बाद में डामरीकरण हुआ सामने की सड़क का, बहुत बाद में हुआ। तो आइए अब मैं देता हूं आगे की देता हूं। इससे पहले फजीहत हो 2 करोड़ रुपए से मेडिकल इक्विपमेंट आएंगे, इसका काम करेगा चिकित्सा शिक्षा विभाग। मतलब उसके अलावा पावर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा बिजली विभाग। काम हो चुका है, लेकिन अभी क्या है, वो बिजली नहीं है, वो बन जाएगी। अस्पताल के अंदर इक्विपमेंट नहीं है, वो लग जाएंगे। क्या 2 करोड़ में आप सोचते हैं 1000
1000 बिस्तर का अस्पताल का 2 करोड़ ये आपकी सरकार बताए ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनिए तो आप मादा तो रखिए सुनने का। मैंने तो एक उदाहरण बताइए। कांग्रेस की बिल्डिंग का, पीसीसी की भोपाल स्थित बिल्डिंग का उद्घाटन हो गया था, कई सालों बाद सामने का डामरीकरण हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता कि चीजें सुविधामय ढंग से चालू नहीं हो गई हैं। ठीक है, बाकी के काम वगैरह की बात चल रही है, 2 करोड़ का एडिशन होना है तो वो भी होगा। देखिए आखिरी में लिखा हुआ है अस्थायी अस्पताल के संचालन हेतु का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। मैं आपसे क्या आगे कुछ बचाए क्या बोलने के लिए? समय लग सकता है। अब तो मत छिपाइए, अब तो मत छिपाइए। ये आपकी हकीकत है, ये आपकी तैयारियों की पोल खोलते हैं आदेश। मेहरबानी करके जनता की जान को बचाने के लिए तैयारी कीजिए। आपकी सरकार बनेगी, जाएगी, सब होगा। सत्ता में आएंगे, जाएंगे, जनता की जान दोबारा नहीं आएगी, भाजपा को जनता माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए आप, बीना में हम क्यों ले गए अस्पताल? 1000 बेडेड का अस्पताल क्यों बनाने की सोचना पड़ी? तब हमारे पास में बीना में उत्पादन होने वाली ऑक्सीजन का दूसरी जगह ट्रांसफर करने की दिक्कत हो रही थी। इमरजेंसी मतलब नहीं बनेगा, सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, मादा रखिए ना। तो आप अगर भ्रमित करोगे नहीं, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई भ्रमित नहीं करेंगे, कोई आप एक्सपोज नहीं करते, आप कहीं कोई एक्सपोजर नहीं कर रहे, केवल आप भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जो जनता समझ। अरे भाई 178 ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए, बीना तो चालू हो ही गया, 178 ऑक्सीजन प्लांट अन्य अस्पतालों में भी चालू हो गए। अरे बीना तक 1000 पेशेंट पहुंचने की जरूरत ही नहीं पड़े, हमने तो वो काम भी इसमें घोषणा करके कर दिया, घोषणा करके वो भी बना दिया, वो भी बना दिया, ये भी बना दिया। कागज झूठ बोल रहे हैं। अरे बीना में अगर हमने 1000 का और अफसरशाही का कोई तालमेल ही नहीं है, सरकार कह रही है बन गया, अफसरशाही कह रही है कभी समय लग जाएगा। विकास जी कितना सुनने का मानता है? नहीं, आपको मालूम है आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, जागर हो रहा कीजिए, जूम करके इसको आदेश को ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सरकार की है, स्वास्थ्य विभाग की। एक बात बताइए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बार बार आपको उदाहरण दे के कह रहा हूँ कि क्या चीजों का उन्नयन नहीं होना है? क्या स्थिर कर दे उसे जो काम 6 महीने पहले हुआ था? नहीं, उन्नयन का काम नहीं करेगा। ये उप सचिव के लिखते हैं अस्थायी अस्पताल के संचालन तो निवेदकार का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। इसके बाद किस चीज का चयन होने में? निविदाकार का अंतिम चयन होने में समय लग सकता है। तो रनिंग अस्पताल में निविदाएं नहीं होती रहेंगी अब। अगर एक बार स्थापित हो गया अस्पताल, उसके साथ बिजली विभाग अभी 2.25 करोड़ के अंदर यहाँ बिजली का काम करेगा और साथ में चिकित्सा शिक्षा विभाग अभी इक्विपमेंट और लैब और फर्नीचर लेकर आएगा। कांग्रेस के झूठ बोल रही हैं। सुन लीजिए ना, अब इस आदेश के ऊपर क्या करें? निरस्त करा दीजिए इस आदेश को, और क्या कर सकते हैं? मैं बोलूं एक मिनट त्रिपाठी साहब, 1000 बेड का अस्पताल 2.25 करोड़ के 2.25 करोड़ हिस्सा है उसका। सुन लीजिए ना, तो बाकी के हिस्से कहाँ गए? लिखे तो हुए इसके अंदर, मतलब मुझे कांग्रेस के ज्ञान की सुना रहा हूँ, ज्ञान की महिमा गान करना पड़ेगा। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का अस्पताल है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट का अस्पताल है, इसमें बहुत हजारों करोड़ रुपया नहीं लगना था। आपका बजट इसमें कम होना था, जिसको आप टाल नहीं सकते। जो बीना के क्षेत्र में लोग देख रहे हैं, अगर नहीं बनाए तो आपको अस्पताल में अगर एक झूठ बोलते कोई भी मशीन चलनी होगी 100 वाट की, तो आप समझ सकते हैं कितना किलोवाट लोड होगा, उसका क्या संस्थापना का खर्चा होगा, क्या 2.25 करोड़ चलेंगे? स्थायी में अंतर होता है। अगर स्थायी आप अस्पताल बनाओगे तो उसके अंदर करोड़ों लाखों करोड़ों तक बजट नहीं पहुंच जाएगा आपका। अंतर होता है एक बेड के ऊपर अगर तैयारियों की और झूठ की पोल खुलती है, सारी चीजों से जनता की जान नहीं बचेगी। जनता की जान को बचाने के लिए जमीन पे काम करना होगा, धरातल पे काम करना होगा। काम कीजिए, हमारा सहयोग मिलेगा आपको। लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे तो आपको रास्ता दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की जनता की जान को बचाना चाहती है और वो निरंतर प्रयासरत है। आपके बेकार आपके धोखे में नहीं आए। विकास करते होते हफीज साहब, एकाध ऐसा फोटो रख दीजिए जिसमें आपने
लोगों को वैक्सीनेशन के मोटिवेशन का कैंप लगाया हो। ऐसे कई युवा कांग्रेस के कैंप हैं, अगर एनएसयूआई के कैंप में, युवा कांग्रेस के कैंप में, महिला कांग्रेस के कैंप में, आपने एक बात फिर झूठ बोल दी। अरे इतनी झूठ बोल के आप क्या करोगे? अरे पूरी पार्टी झूठ बोल रही है, कमलनाथ जी के पूरी पार्टी झूठ बोल रही है। कमलनाथ जी ने अपील करी, कमलनाथ जी के साथ साथ पूरी पार्टी ने, अरे विधायकों ने कैंप लगाया है। मैं नाम बताता हूँ, इंदौर के विधायक संजय शुक्ला ने कैंप लगाया, इंदौर के विधायक को बता देता हूँ आपको मैं। उसके अलावा टीकमगढ़ में नाथी राजा ने कैंप लगाया, उसके अलावा देवास में सज्जन सिंह वर्मा ने कैंप लगाया, लोगों को बुलाया। अब मैं आपको क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको? आपने तो आपके मंत्री का नाम तो रेमडेसिविर के उसके प्रतिनिधि का नाम चोरी में आ गया, उसके प्रतिनिधि का नाम देवास के अस्पताल के बिस्तरों की दलाली के अंदर आ गया। ये सारी चीजें जनता के सामने थी। अगर आपको लगता है शिकायत करिए, लोकायुक्त जाइए, बहुत सारी सर्विलेंस, ऐसे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, मैं तो नाम लेके जिले के सब बता रहा हूँ क्या हुआ, विकास क्या हुआ, आपने लोकायुक्त में शिकायत की, हमारे विधायकों के काम में सब जगह शिकायत, अखबारों में छपी है शिकायतें आपकी। केवल दम फैलाने का काम है। आपने कभी ईओडब्ल्यू में शिकायत की, विकास जी एक मिनट सवाल का उत्तर, कभी अरे भाई विकास जी हमारे सवाल का उत्तर तो दे दीजिए। हमारा सवाल आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके, नए ऑक्सीजन प्लांट हो चुके हैं, बाकी और क्या तैयारी है? क्या आपके पास, जैसा पिछली बार बहुत सारे मेडिसिन की कमी पड़ गई थी, इंजेक्शन की कमी पड़ गई थी, क्या वो पर्याप्त है? क्योंकि अभी आपको भी नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार जी बैठे हैं कि ये किस तरह का वेरिएंट आएगा, किस तेजी से फैलेगा, ये अभी नहीं मालूम। देखिए, मैंने आपको एक ही की लाइन कही जी, इसलिए ये अब्बासी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में लग, मैंने एक ही की लाइन कही थी कि मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा जो मेडिकल प्रोटोकॉल बताया गया है उससे गाइड होते हुए सरकार ने मेडिकल ट्रीटमेंट के पूरे इंतजाम किए हैं। लेकिन अब डॉक्टर राकेश ही बता रहे हैं कि ये कोरोना का ये थर्ड वेव जो कि नए म्यूटेंट से आया है वो किस ढंग से रिएक्ट करता है, क्या उसके सिम्टम होंगे, क्या ट्रीटमेंट होगा। अब कुछ अलग होगा तो फिर हम उस जो दिक्कत में पड़ेंगे उसका भी सामना करेंगे, लेकिन जो जितना ज्ञान है उस अनुरूप हमने संसाधन पूरे एकत्र किए हुए हैं। जितना आभासी ज्ञान है, मतलब आने वाले संकट का आभास, हम किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया, उसके भी इंतजाम किए हुए। अस्पतालों में बढ़े हुए बेडों की संख्या, हमें मालूम है कि लंग्स पे असर करता है, तो यकीनन ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा वो बढ़ाया गया है, वेंटिलेटर्स बढ़ाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज भी हिदायत दी है कि जितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, चूंकि अभी जरूरत ही नहीं पड़ रही थी उनको चलाने की, लेकिन चला के देखा जाए, नंबर बार बार उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए। नंबर तीसरी चीज आप देखेंगे कि और भी हमें जो टीकाकरण का वृहद फैलाव करना है उसके ऊपर सरकार का खास जोर है। जी है आपके पास कितने प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है? देखिए 100 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण तो हम 1 महीने पूर्व भी कर चुके हैं। नहीं, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। लगभग 60% लोगों को डबल टीका लग चुका है जी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा हर्ड इम्यूनिटी का स्तर आता है वो ये वैक्सीनेशन के साथ में पूरा हो जाएगा। हम तो लोगों से यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग किन्हीं भी संकोच के कारण से टीकाकरण से परहेज रख रहे हैं या दूसरा टीका नहीं लगवा रहे हैं वो कृपया करके तत्परता से आगे आए। ये हमारा एक रोकथाम का सबसे बड़ा तरीका है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे प्राप्त मेडिकल ज्ञान का आज की तारीख में हमारे पास में स्थायी नुस्खा है। दूसरी चीज में सोशल डिस्टेंसिंग जो गत दिनों हमारे व्यवहार में कमतर हो गई है, वो आपके मेरे सबके व्यवहार में आई होगी, उसे हमें पुनः स्थापित करना होगा। थोड़ा सा सचेत रहना पड़ेगा। जहां तक इलाज की बात है, मैं चौथी बार कह रहा हूं कि जो प्राप्त ज्ञान अनुसार संसाधनों की उपलब्धता हमारे अस्पतालों में होनी चाहिए, सरकार ने उसको फोकस करते हुए काम पूरा किया है। फिर भी कोई इमरजेंसी आएगी, अलग ढंग के ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसके लिए भी एक व्यापक स्ट्रक्चर बना के रखे हुए है। डॉक्टर राकेश जी, चलते चलते इसमें क्या सावधानी बरतें, किस तरह से, और मेडिसिन क्या ले सकते हैं? थोड़ी बहुत अगर कुछ खराश आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें शुरू में खराश आएगी, और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? हमारी जनता जानना चाहती है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं।
इन टोटल अगर हम बात करें, जैसे सर बात कर रहे थे, लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लेवल पे होगी यहाँ पर। पहली तो अवेयरनेस, दूसरी जनता को खुद निभानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, मास्क लगाना ही पड़ेगा। थर्ड लेवल पे आता है सरकार पे, सरकार को सारी अवेलेबिलिटी करनी पड़ेगी ऑक्सीजन की, जो कर ही रही है सरकार जी। तो इन टोटो ये है कि भाई हमें सबको मिलकर इस इन्फेक्शन को मिटाना है, और जैसे जैसे रिसर्च आगे आएंगे वैसे वैसे ट्रीटमेंट पता चलेंगे। अभी मेरा ये कहना है कि अभी तो जैसे एमपी, इंडिया में भी बहुत कम केसेस आए हैं ये नए ओमिक्रॉन के। ये ओमिक्रॉन के जब आएंगे तो इसमें जैसा कि हमें पता चला अब तक कि सिम्टम्स कम है, तो डोंट वेट फॉर कि सीवियरिटी बढ़ जाए। आप अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए, जरा सा भी लगता है। और इसमें यह भी है कि दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी आप ये निश्चिंत नहीं हो सकते हैं कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, सीवियरिटी कम होगी, मोटिलिटी कम होगी, ब्ला 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 सब कुछ है, लेकिन आपको लापरवाही नहीं करनी है। सारे के सारे प्रिवेंशन जो आपके बिहेवियर होना चाहिए कोविड के, जब तक हम नहीं कर रहे थे, जब हम ढिलाई बरत रहे थे, वो नहीं बरतना है। हमें ज्यादा सचेत रहना है और सरकार का साथ देना है, डॉक्टर्स की सहायता लेनी है और खुद को जागरूक रखना है। चलिए, समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी आपका, अब्बास जी आपका और विकास जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने की। तो ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक है, जो 7 गुना तेजी से फैलता है। देश में नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर फिलहाल हर कोई दहशत में है, तो वहीं देश के कई राज्यों में नई गाइडलाइन को जारी किया गया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि सरकार इस कोरोना के खतरनाक वेरिएंट से आम जनता को कैसे बचा पाती है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।